फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आज आप सभी का स्वागत है आज के नए वीडियो लेक्चर में। तो आज का जो क्लास है और ये जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। और ये जो टॉपिक है जो बोर्ड में इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बार बार आते रहते हैं, तो आपको अच्छे से ये टॉपिक देखना है। बहुत सारे बच्चों को जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है इस टॉपिक में। देखिए, गिब्स मुक्त ऊर्जा, ठीक है, एवं सेल विभव के बीच संबंध हम लोग निकालने वाले हैं। ठीक है, अब सेल विभव के बारे में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, इस चैप्टर में लगातार पढ़ते आ रहे हैं सेल विभव क्या है। लेकिन यहाँ पर जो गिब्स मुक्त ऊर्जा आया है, डेल्टा जी जो आया है यहाँ पर, ये पहली बार आया है इस चैप्टर में। एक बार और आपको इससे दर्शन हुआ है, वो कब हुआ है, तो जब आप 11th क्लास में थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ आपको इस बात की चर्चा होती है। लेकिन वहाँ भी बहुत सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है। तो चलिए, मैं कोशिश करता हूँ कि एकदम आसान भाषा में आपको समझा सकूँ, लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे आप लोग। चलिए, देखिए बच्चों, गिब्स मुक्त ऊर्जा, गिब्स जो है वो तो साइंटिस्ट का नाम है, मुक्त ऊर्जा यानी कि फ्री एनर्जी। सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि फ्री एनर्जी। यहाँ पर जो मैंने डेल्टा जी लगाया है, ये डेल्टा का मतलब क्या है। देखो, डेल्टा का मतलब एक्चुअली में है, डेल्टा का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं जी क्या होता है, ठीक है ना। सबसे पहले देखते हैं जी। ये जी जो है ये क्या है, फ्री एनर्जी है, ये मुक्त ऊर्जा है। ये क्या है, मुक्त ऊर्जा है, ठीक है। इसको जब हम समझ लेंगे तो फिर हम इस डेल्टा जी को भी समझ पाएंगे, ठीक है। डेल्टा जी को भी समझ पाएंगे, मुक्त ऊर्जा में चेंज, ठीक है, चेंज इन फ्री एनर्जी। चलिए, सबसे पहले समझते हैं मुक्त ऊर्जा क्या होता है। तो देखो बच्चों, कोई भी चीज़ है, मतलब कोई भी सिस्टम है, हम चलिए मानकर चलते हैं कि ये हमारा क्या है, सिस्टम है। ये हमारा एक सिस्टम है। अब आप बोलेंगे सर सिस्टम क्या होता है, तो सिस्टम और सराउंडिंग दो चीज़ होती है। जब भी किसी हम अध्ययन करते हैं केमिस्ट्री का, रसायन का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें हम दो चीज़ कंसीडर करते हैं। एक सिस्टम कंसीडर करते हैं, और एक बाहर वाला जो है उसको हम लोग सराउंडिंग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। सिस्टम वो चीज़ होता है जिसके अंदर में सभी तरह के बदलाव आ रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया के कारण, ठीक है। तो कहने का मतलब सिस्टम वो चीज़ है जो हमारे स्टडी के अंदर है, जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, वो सिस्टम है। समझ में आ गई एक बात। अब देखो, हर एक सिस्टम के पास अपना खुद का कुछ ना कुछ एनर्जी होता है, खुद का कुछ ना कुछ ऊर्जा होता है ना। इस ऊर्जा को हम लोग कहते हैं आंतरिक ऊर्जा। क्या बोलते हैं, इस ऊर्जा को हम लोग आंतरिक ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है बच्चों। इंटरनल एनर्जी बोलते हैं इस ऊर्जा को, इंटरनल एनर्जी। अब यहाँ से देखना, समझने की बात यह है कि हर एक सिस्टम के पास अपना एक ऊर्जा, खुद का एक ऊर्जा होता है। अब आप बोलेंगे सर ये ऊर्जा आती कहाँ से है, तो इस मैटर के अंदर, इस सिस्टम के अंदर जो कण होंगे, उस कण में दो तरह का क्या होता है, एनर्जी होता है। एक तो काइनेटिक एनर्जी होता है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। एक काइनेटिक एनर्जी के कारण, काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आती है, तो इसके जो कण होंगे वो कुछ ना कुछ मूव करते होंगे, चलते होंगे, तो उसके कारण काइनेटिक एनर्जी आता है। और जो कण होंगे उन कणों के बीच क्या होता है, कुछ अंतराण्विक बल लगते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स लगती है, उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी आता है। और इन सभी को जब हम जोड़ दें तो आंतरिक ऊर्जा आता है, इंटरनल एनर्जी आती है। तो हर एक सिस्टम के पास कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी होती है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखो, एनर्जी का काम क्या है। अगर हम बोले कि हम भोजन करते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, तो उस एनर्जी का हम क्या करते हैं, उस एनर्जी का हम काम करते हैं। किसी भी कार्य करने के लिए उस एनर्जी का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये सिस्टम भी उस एनर्जी का, उस आंतरिक ऊर्जा का, उस एनर्जी का प्रयोग करता है कुछ महत्वपूर्ण वर्क करने में, कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने में। सपोज दैट आप मान के चलो कि इसके पास, ये हमने जो सिस्टम लिया है, हमने एक सेल लिया है। हमने क्या लिया, हमने एक कोई सेल लिया है, उसको हम सिस्टम मान के चल रहे हैं। सपोज मानकर चलिए कि 100 किलो जूल जो है वो इंटरनल एनर्जी है, आंतरिक ऊर्जा है इस सिस्टम के पास। अब आप मुझे बताओ कि जितना ऊर्जा आपके पास है, क्या आप सभी ऊर्जा को ख़त्म कर देते हैं? नहीं कर देते हैं।
नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे पास 100 किलो जूल का अगर एनर्जी है, ऊर्जा है, तो सारा का सारा ऊर्जा हम ख़त्म नहीं कर देंगे। आप ऐसे समझिए, अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो आप क्या किसी को अगर आपको डोनेट करना है, दान करना है, या किसी को कोई ज़रूरतमंद इंसान है हमें उसकी मदद करनी है, तो क्या हम उसे 100 का 100 रुपया देंगे? नहीं, 100 का 100 रुपया नहीं देंगे। हम कुछ रुपया उसमें से रख लेंगे जो हमारी ज़रूरत की चीज़ है ना। मान के हमें जो है 40 रुपये, उस 100 में से 40 रुपये मुझे अपनी ज़रूरत है उस रुपये की, बाकी 60 रुपये चलो मैंने क्या कर दिया, दान कर दिया। तो पूरा का पूरा ऊर्जा हम अपना ख़त्म नहीं कर सकते हैं, तो सिस्टम भी अपनी पूरी की पूरी ऊर्जा को ख़त्म नहीं करती है। सपोज मानकर चलो कि इस 100 के किलो जूल में से इसने क्या किया, 60 किलो जूल क्या कर दिया, खर्च कर दिया। मानकर चलिए, सपोज करके हम चल रहे हैं, या ये मानकर चलिए कि 40 किलो जूल हमने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। हमने नहीं, सिस्टम ने क्या कर दिया कि 100 किलो जूल इसके पास आंतरिक ऊर्जा था शुरुआत में, इसने 40 किलो जूल खर्च कर दिया। किस चीज़ में? अपने यूजफुल वर्क को करने में, इस सिस्टम के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसमें। और सेल कौन सा कार्य करेगा? सेल कार्य करेगा, इलेक्ट्रिकल वर्क करेगा। इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, एनोड से कैथोड, कैथोड से एनोड भेजना है, तो इलेक्ट्रॉन जो है, सेल जो है, वो कौन सा कार्य करेगा, वो इलेक्ट्रिकल वर्क करेगा। तो ये वर्क किया जा रहा है, और उस वर्क में जो है 40 किलो जूल ऊर्जा जो है वो खर्च हो रही है। क्या हो रही है? 40 किलो जूल ऊर्जा जो है वो यूज कर लिया गया, प्रयोग कर लिया गया। अब बताओ कितनी ऊर्जा बची इस सिस्टम के पास? 60 किलो जूल बचा। कितना बचा? 60 किलो जूल बचा। अब मुझे बताओ, सिंपल सी बात यह है कि क्या इसके पास 100 किलो जूल का एनर्जी था, तो क्या इसने पूरा एनर्जी खर्च कर दिया? क्या नहीं, इसने 40 किलो जूल एनर्जी खर्च कर दिया, और बचा कितना? 60 किलो जूल। तो जो बचा है वही क्या है? वही है फ्री एनर्जी, यानी कि जी है। समझ में आ गई बात? वही क्या चीज़ है? वही जी है, वही फ्री एनर्जी है ना। वही 60 किलो जूल यहाँ पर क्या है? फ्री एनर्जी है। तो फ्री एनर्जी से आपने क्या सीखा? फ्री एनर्जी वो एनर्जी है, वह ऊर्जा है सिस्टम का, जो ऊर्जा का प्रयोग वो क्या करेगा, किसी काम करने के लिए, किसी कार्य में क्या करेगा, लगाएगा। अपने पास कुछ ऊर्जा बचा कर तो रखेगा, मुक्त ऊर्जा रखेगा, जिसका काम जो है वो फ्यूचर में, भविष्य में उस ऊर्जा का प्रयोग करेगा, अगर नेक्स्ट फ्यूचर में अगर कोई काम करना हो इस सिस्टम को। तो ये जो बची हुई फिर ऊर्जा है, ये मुक्त ऊर्जा है। इसी को हम लोग कहते हैं गिब्स मुक्त ऊर्जा। इसी को क्या कहते हैं? गिब्स मुक्त ऊर्जा कहते हैं। जी बोलते हैं इसको हम लोग। क्या बोलते हैं? जी बोलते हैं। समझ में आ गई कि मुक्त ऊर्जा क्या होती है? चलो अब देखो, मुक्त ऊर्जा आपको समझ में आ गई। गिब्स तो साइंटिस्ट का नाम था, उसी के नाम पर ये रखा गया, तो ये तो आपको समझ में आ गई। अब चलो कि ये 60 किलो जूल इसके पास एनर्जी बाकी है कोई भी कार्य करने के लिए। अब सपोज करो कि चलो एक कार्य किया गया, एक वर्क किया गया इस सिस्टम के द्वारा, तो उसमें कितनी एनर्जी खर्च हुई? सपोज दैट मानकर चलो कि यहाँ पर जो वर्क किया गया, ठीक है, जो कार्य किया गया, उस कार्य में जो है 20 किलो जूल एनर्जी जो है वो खर्च हो गया। 20 किलो जूल एनर्जी जो है वो खर्च हो गया। तो बचा कितना? 40 किलो जूल एनर्जी क्या हो गया? बचा। 40 किलो जूल एनर्जी जो है वो बचा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो, तो इसको हम लोग मान लेते हैं इनिशियल कंडीशन। शुरुआत में कितना फ्री था, एनर्जी कितना मुक्त था, काम करने योग्य था, बचा हुआ 60 किलो जूल। अब कितना बचा? 40 किलो जूल। 20 किलो जूल कहाँ गया? तो वो वर्क करने में, इस सिस्टम के द्वारा कार्य करने में 20 किलो जूल जो ऊर्जा है, मुक्त ऊर्जा से क्या कर लिया गया? खर्च कर लिया गया। समझ में आ गई ये बात? आप कैसे ये पता कर रहे हैं? तो आपको क्या करना है, 60 में से 40 को आप माइनस कर दीजिए। पहले 60 था, अब 40 है, तो 20 कहाँ गया? तो 60 माइनस 40 यानी 20 किलो जूल जो है वो खर्च हो रहा है कोई महत्वपूर्ण कार्य करने में। किसके द्वारा? इस सिस्टम के द्वारा। तो ये मान के इनिशियल है और ये क्या है? फाइनल है। फाइनल है। अब देखो, ये तो मैंने आपको जी के बारे में बताया अभी, मुक्त ऊर्जा के बारे में, और यहाँ पर डेल्टा जी है। डेल्टा जी क्या चीज़ है? डेल्टा जी है चेंज इन फ्री एनर्जी। डेल्टा जी क्या है? चेंज इन फ्री एनर्जी। चेंज इन फ्री एनर्जी। ठीक है, क्या बदलाव हुआ, क्या चेंज आया फ्री एनर्जी में? पहले कितना था, अब कितना है? कहने का मतलब ये डेल्टा जी का जो मान है वो सिर्फ किस पर निर्भर करता है? ये इनिशियल, शुरुआत में, और फाइनल,
इनिशियल और फाइनल कंडीशन पर निर्भर करता है, ये पाथ पर निर्भर नहीं करता है ना। किस तरह से ऊर्जा बन रही है या घट रही है उस पर निर्भर नहीं करता है, किस तरह से कार्य हो रहा है उस पर निर्भर नहीं करता है। ये निर्भर सिर्फ करता है कि शुरुआत में कितना ऊर्जा था और अंत में कितना, फाइनल ऊर्जा कितना है ना। इसीलिए हम डेल्टा जी को कहते हैं कि डेल्टा जी जो है ये एक स्टेट वेरिएबल है। स्टेट वेरिएबल कहने का मतलब सिर्फ इनिशियल और फाइनल कंडीशन पर निर्भर करता है। तो ये इनिशियल था तो ये क्या हो गया, फाइनल हो गया। तो यहाँ से आप डेल्टा क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा जी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से डेल्टा जी निकाल सकते हैं। अब डेल्टा जी जब भी चेंज होता है, जब भी हम चेंज की बात करते हैं तो हम फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। हम क्या करते हैं, फाइनल में से इनिशियल को घटाते हैं। ये बात आप याद रखिएगा, इनिशियल में से फाइनल को नहीं, फाइनल में से इनिशियल को। तो फाइनल हमारा कितना है, 40 है और इनिशियल कितना था, 60 था। यानी कि यहाँ पर -20 किलो जूल एनर्जी जो है वो चेंज हो रहा है, मुक्त ऊर्जा में इतना बदलाव आ रहा है। चलिए थोड़ा सा और इसको हम बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। चलिए अब सिस्टम के पास जो फ्री एनर्जी बची वो 40 किलो जूल बची। सपोज दैट सिस्टम ने फिर से एक वर्क किया और इस वर्क में इस टाइम जो है जो वर्क किया गया उसमें 10 किलो जूल जो है एनर्जी क्या हो गई, खर्च हो गई। कैसे निकाल रहे हैं हम, तो हमें क्या करना है, अब यहाँ कितना बचा, यहाँ 30 किलो जूल बचा। कितना बचा, 30 किलो जूल बचा। कैसे, तो पहले 40 था और अब 30 बचा, इसका मतलब 10 किलो जूल क्या हुआ, खर्च हुआ। और ये खर्च किस चीज़ में हुआ, इंपॉर्टेंट वर्क करने में, सिस्टम के द्वारा कोई वर्क किया जा रहा है उसमें खर्च हुआ। समझ में आ रही है ये बात। तो इस कंडीशन में चलो यहाँ पर ये हमारा इनिशियल था और ये हमारा फाइनल था, तो इसको हम लोग डेल्टा जी निकाल लेंगे इस कंडीशन में। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 30 - 40 = -10 किलो जूल। समझ में आ गई ये बात। तो इस कंडीशन में यहाँ पर हमने जो निकाला डेल्टा जी वो -20 किलो जूल और यहाँ पर जो हमने निकाला वो -10 किलो जूल। अच्छा, अब गौर देने वाली बात है, अच्छे से समझिएगा बच्चों, एकदम बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। अब ये समझने वाली बात है कि देखो जितना वर्क हो रहा है उतना ही फ्री एनर्जी में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। कैसे, यहाँ 20 किलो जूल वर्क हो रहा था, मतलब 20 किलो जूल एनर्जी लग रही थी, वर्क हो रहा था, तो उतना ही एनर्जी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जितना काम होगा, जितनी एनर्जी काम करने में लगेगी उतना ही मुक्त ऊर्जा क्या होगा, खर्च होगा। माइनस साइन से आप क्या समझते हैं, घट रहा है, मुक्त ऊर्जा क्या हो रही है, कम हो रही है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हम ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बना सकते हैं अपने नोट्स के लिए और आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। लिख सकते हैं कि किसी भी सिस्टम के द्वारा जितना कार्य किया जाता है, हम लिख सकते हैं कि किसी भी सिस्टम के द्वारा, किसी भी सिस्टम के द्वारा जितना कार्य किया जाता है, ठीक है, किसी भी सिस्टम के द्वारा जितना कार्य किया जाता है या किया जाएगा, मुक्त ऊर्जा भी उतना ही घटता है। मुक्त ऊर्जा भी, मुक्त ऊर्जा में बदलाव कैसा, घटना, ठीक है, बदलाव भी उतना ही होता है, भी उतना ही होता है, उतना ही होता है। और ये बदलाव कैसा होता है, ये बदलाव घटता है। तो हम यहाँ से ये चीज़ लिख सकते हैं कि जो वर्क हो रहा है ना, हम लिख सकते हैं कि जो वर्क हो रहा है वो किसके बराबर होगा, -ΔG के बराबर होगा। बताइए, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल एकदम आपको याद रख लेना है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्या करके रख लेना है, याद करके रख लेना है कि जितना वर्क हो रहा है, वर्क करने में जितना एनर्जी खर्च हो रही है, गिब्स ऊर्जा भी, गिब्स ऊर्जा में बदलाव भी, यानी वो भी कितना घट रहा है, उतना ही घट रहा है। बस अंतर है किस चीज़ का, साइन का। घटने का मतलब माइनस हो रहा है। तो इस चीज़ को आप क्या कर लेंगे, याद रख लेंगे। अब चलिए, अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर संबंध निकालेंगे, डिराइव करेंगे, उसको देखेंगे, उस फॉर्मूला को देखेंगे। चलिए चलते हैं आगे। तो इस इक्वेशन से आप क्या समझ सकते हैं, इस इक्वेशन से आप ये समझ सकते हैं कि मुक्त ऊर्जा में जितना ज़्यादा बदलाव होगा, यानी मुक्त ऊर्जा जितना ज़्यादा घटेगा तो वर्क उतना ज़्यादा बढ़ेगा। कहने का मतलब कि किसी सिस्टम के द्वारा मैक्सिमम वर्क कब होगा, बहुत अधिक वर्क कब होगा, जब ये एनर्जी पूरा का पूरा क्या कर लिया जाए, खर्च कर लिया जाए। मतलब जितना ज़्यादा एनर्जी खर्च हो रहा है, इसका मतलब वर्क भी क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है।
वर्क भी उतना ज़्यादा हो रहा है। इस कंडीशन को आप समझ के ध्यान में रख लीजिएगा। देखिए अब ये जो W है, ये जो वर्क है हमारा, तो इस वर्क के लिए हम लोग फिजिक्स से एक फॉर्मूला पढ़ते आए हैं, आप लोग भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इस फॉर्मूला को पढ़ते हैं कि वर्क जो किया जाता है किसी भी सिस्टम के द्वारा या किसी भी चार्ज के द्वारा, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह से होता है, वो Q इंटू V होता है। आप याद कर लीजिएगा यहाँ पर Q क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर Q जो है वो आवेश है, ये Q जो है वो आवेश है, Q यहाँ पर आवेश है कूलाम में, कूलाम यूनिट में ये Q क्या है आपका आवेश है, ठीक है। और V क्या है यहाँ पर विभव है, V क्या है यहाँ पर विभव है। समझ में आ गई बात। जो वर्क होगा वो Q इंटू V के प्रोडक्ट पर निर्भर करेगा। फिजिक्स से हम लोग इस फॉर्मूला को जानते हैं और समझते हैं, ठीक है। अब देखो, अब ये Q किसके बराबर होगा, Q किसके बराबर होगा, तो Q जो है वो N इंटू E के बराबर होगा। Q किसके बराबर होगा, N इंटू E के बराबर होगा। अब आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़े होंगे कि चार्ज का क्वांटाइजेशन किस तरह से होता है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, कि N जो है वो नंबर है और E क्या है, इलेक्ट्रॉन है। चार्ज का मतलब आप क्या समझ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन समझ सकते हैं। तो N जो है वो मोल समझ लीजिए आप इसको, N को क्या समझ लेना है, मोल है ये। N क्या है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। N जो है ये क्या चीज़ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या या मोल समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉन का मोल। एक मोल आपको नजर आ रहा है ना यहाँ पर, एक मोल, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या है या इलेक्ट्रॉन का मोल समझ लीजिए, और ये E क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से Q की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, NE लिख सकते हैं, और V की जगह पे हम लोग यहाँ पर V को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा N है, इलेक्ट्रॉन की संख्या मोल, ये जो संख्या है इलेक्ट्रॉन की, ये कुल संख्या मोल इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है, ये किधर से किधर ट्रांसफ़र हो रहा है, सेल की हम लोग बात कर रहे हैं ना। तो हम V की जगह पे अब क्या लिख दें, जो हम एक विभव ले रहे थे तो वहाँ पर हम E सेल ले सकते हैं, सेल के विभव के बारे में बात करते हैं। तो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन का मोल भी जो है वो कौन सा मोल है, वो एनोड से कैथोड की तरफ जो इलेक्ट्रॉन भेजा जा रहा है, एनोड से कैथोड की तरफ जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है उस इलेक्ट्रॉन की बात किया जा रहा है। समझ में आ गया। तो इस Q के जगह पे हमने Ne लिखा और V के जगह पे हमने इस विभव के जगह हमने E सेल का क्या ले लिया, पोटेंशियल ले लिया, V ले लिया। समझ में आ गई ये बात। अब चलो, इधर तो हमारा माइनस डेल्टा G है ही, इधर भी माइनस डेल्टा G है ही। समझ में आ गई ये बात। अब देखो, अब यहाँ पर एक चीज़ समझना है, ये E का जो बात हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के मोल की जो बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर मोल में बात होगी तो यहाँ पर एक यूनिट आता है चार्ज का, और वो यूनिट कौन सा होता है, तो वो यूनिट होता है फैराड। वो यूनिट क्या होता है, फैराड होता है, 1 फैराड, ठीक है। अगर 1 मोल की बात हो रही है, ये N हम 1 मानकर चल रहे हैं 1 मोल के लिए, तो 1 मोल के लिए जो चार्ज होता है उसको हम लोग 1 फैराड से दर्शाते हैं। 96,500 कूलम चार्ज होता है किसमें, 1 फैराड में। 96,500 कूलम पर मोल, 1 मोल में 1 फैराड चार्ज होता है, यानी 96,500 कूलम चार्ज होता है। तो यहाँ पर हम 1 मोल की बात कर रहे हैं, तो हम इसके जगह पे 1F लिख सकते हैं। तो N और E के जगह पे हम क्या लिख दिए, F लिख दिए, और यहाँ पर हमने क्या लिखा, E सेल लिखा, और यहाँ पर माइनस डेल्टा G लिखा। समझ में आ गई ये बात। चलो, अब इसी को यदि हम अरेंज कर ले तो डेल्टा G उसको उधर कर दें हम लोग, तो माइनस NFE सेल, ठीक है। ये हमारा रिलेशन जो है वो निकल करके आ जाएगा। ये रिलेशन और ये फॉर्मूला हम लोगों ने क्या कर लिया, यहाँ से निकाल लिया। समझ में आ गई। अब देखिए कि इस फॉर्मूला से हम लोग कुछ अलग अलग केस निकाल सकते हैं। वो केस क्या क्या हो सकता है, तो केस नंबर 1 देखिए, ठीक है। केस नंबर 1 देखिए, 3 केस हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, डिराइव करेंगे, ठीक है। तो चलिए केस नंबर 1 देखते हैं। अब देखिए डेल्टा G और E सेल के बीच में संबंध हम लोग पढ़ रहे हैं, तो देखते हैं इस दोनों के बीच में क्या संबंध यहाँ से स्थापित होता है। अब देखिए केस नंबर 1 में यदि E सेल का मान 0 से अधिक हो, अगर ये इस E सेल का मान क्या हो, 0 से अधिक हो, कहने का मतलब ये क्या हो, पॉजिटिव हो। E सेल हमारा क्या हो, पॉजिटिव हो। और यदि E सेल हमारा पॉजिटिव होगा तो डेल्टा G क्या होगा बताइए, डेल्टा G क्या होगा। देखिए E सेल हमारा पॉजिटिव हो गया,
ई सेल पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, माइनस होता है गुना में, हम सभी जानते हैं, तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, वो निगेटिव हो जाएगा। समझ में आ गई। तो ये पहला केस हमारा बन सकता है कि जब आपका ई सेल 0 से अधिक होगा तो डेल्टा जी का मान क्या होगा, निगेटिव होगा। समझ में आ रहा है। केस नंबर 2 देखिए, केस नंबर टू, यदि ई सेल जो है वो 0 से कम हो, कहने का मतलब ई सेल का जो वैल्यू है वो निगेटिव कोई वैल्यू हो, तो उस केस में डेल्टा जी क्या निकल करके आएगा, देखिए अगर ये प्लस की जगह ई सेल का वैल्यू निगेटिव है तो माइनस और माइनस गुना में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो ई सेल निगेटिव होगा तो डेल्टा जी पॉजिटिव, ई सेल पॉजिटिव होगा तो डेल्टा जी निगेटिव। केस नंबर 3 में यदि ई सेल का वैल्यू जो है वो 0 के बराबर है, ई सेल का वैल्यू या क्या है, ये 0 के बराबर है, तो आपका डेल्टा जी भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ई सेल का वैल्यू 0 का मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि कोई भी वर्क नहीं किया जा रहा है सिस्टम के द्वारा, सेल के द्वारा। तो जब कोई वर्क नहीं किया जा रहा है, 0 वोल्ट है ई सेल, तो डेल्टा जी भी क्या हो जाएगा, एनर्जी खर्च ही नहीं होगी, तो डेल्टा जी भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब जो सेल है वो इक्विलिब्रियम स्टेज पे है, वो साम्य अवस्था प्राप्त कर चुका है। समझ में आ गई ये बात। चलिए, इस सेल का वैल्यू जब पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सेल के द्वारा कार्य किया जा रहा है, कार्य किया जा रहा है मतलब एनोड से कैथोड की ओर इलेक्ट्रॉन को भेजा जा रहा है। समझ में आ गई। तो उस कंडीशन में डेल्टा जी का मान निगेटिव आ रहा है, आना भी चाहिए। डेल्टा जी का निगेटिव वैल्यू का मतलब क्या हो रहा है कि कार्य हो रहा है, ऊर्जा खर्च हो रही है। समझ में आ गई ये बात। चलिए, तो ये बातें आपको जो केस है, ये कुछ जो केस है वो कॉन्सेप्ट आप एकदम क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो अगर सेल के द्वारा कोई वर्क किया जा रहा है तो हमेशा जो ई सेल का वैल्यू है वो पॉजिटिव आना चाहिए। अगर पॉजिटिव होगा तभी जो है क्या हो पाएगा कि कार्य जो है वो सेल के द्वारा किया जाएगा, कार्य जो है वो किया जाएगा। अब चलिए, अब कुछ चीज़ और मैं क्या करता हूँ, इन सब में थोड़ा सा जोड़ता हूँ। अब देखिए, ई सेल का वैल्यू पॉजिटिव है, ई सेल का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब कि जो सेल रिएक्शन होगा, है ना, जो सेल रिएक्शन होगा, यहाँ पर सेल रिएक्शन वो कैसा होगा, वो स्पॉन्टेनियस होगा। समझिएगा, सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। अगर इस सेल का वैल्यू पॉजिटिव हुआ तो सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस कहने का मतलब सेल जो है वह खुद ब खुद कार्य करेगा, बाहर से कोई एनर्जी लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने आपको दो तरह का सेल बताया था, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो रिएक्शन होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है। स्पॉन्टेनियस कहने का मतलब यहाँ पर इस सेल का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। कहने का मतलब सेल जो है वो खुद ब खुद कार्य करती है, इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद ट्रांसफ़र होता है एनोड से कैथोड की ओर, बाहर से कोई भी ऊर्जा लगाना नहीं पड़ता है। तो ये वर्क कैसा हो गया, सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो गया। अगर इस सेल का वैल्यू निगेटिव आ गया तो सेल रिएक्शन कैसा हो जाएगा, सेल रिएक्शन हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। यानी इस परिस्थिति में कि सेल के द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है, सेल के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाएगा, इसका मतलब ये है कि हमें बाहर से कुछ एनर्जी लगानी पड़ सकती है, लगानी पड़ेगी, बाहर से कुछ एनर्जी लगाना पड़ेगा, तब हमारा जो है क्या होगा कि ये कार्य होगा, अन्यथा ये कार्य नहीं होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ऐसा कहाँ होता था, तो ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता था, वैद्युत अवघटनी सेल में ऐसा हम लोग देखेंगे आगे भी। और इस सेल का वैल्यू जब 0 हो गया तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ पर जो सिस्टम है वो कैसा है, तो वो इक्विलिब्रियम में है। तो इस बात को हमेशा याद रखना है कि हमें मैक्सिमम वर्क के लिए पॉजिटिव वैल्यू चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करे, ठीक है ना। आप बाहर से लगा रहे हैं, ऊर्जा सप्लाई कर रहे हैं, तो हम उसकी बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, यहाँ नॉर्मल बात हो रही है, ठीक है। ठीक है, चलिए इसी फॉर्मूला को जब आप स्टैंडर्ड स्टेट पर बात करेंगे, स्टैंडर्ड स्टेट पे आप लोग जानते हैं स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है, बार बार आपको मैंने बताया है। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब है कि जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोल होना चाहिए, 1 मोलरता होना चाहिए, इसका 1 मोल पर लीटर होना चाहिए, 1 m होना चाहिए, ये मैंने आपको बताया है। इसके साथ भी हर एक चीज़ों को मैंने डिस्कस किया। तो स्टैंडर्ड कंडीशन लेंगे हम लोग, तो हम यहाँ पर डेल्टा जी नॉट कर देंगे इज इक्वल टू -NF ई नॉट सेल हमारा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात।
तो स्टैंडर्ड की हम लोग बात कर लेंगे। तो यहाँ से जो है आपका ये कंडीशन क्या होता है, फुलफिल हो जाता है। अब चलिए एक छोटा सा चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, और जो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था उसका अच्छा से वो रीज़न जो है आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद और क्लियर होने वाला है। तो मैं एक बार उसको भी डिस्कस कर ही लेता हूँ। चलिए देखते हैं आगे की ओर। देखिए हम लोग अभी जस्ट देखे, हम लोगों ने क्या देखा कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो गैल्वेनिक सेल है, ठीक है, जो गैल्वेनिक सेल है यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है, ये इसमें सेल रिएक्शन कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। इसमें सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है, स्वतः होता है सेल रिएक्शन, बाहर से कोई ऊर्जा नहीं लगानी होती है। यानी ई सेल का मान यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मैंने अभी तुरंत पढ़ा, आपने भी पढ़ा, ठीक है। तो चलिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ई सेल इज इक्वल टू ई रिडक्शन पोटेंशियल किसका, कैथोड का, और माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल किसका, एनोड का। हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। और ये ई सेल किसके बराबर है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। समझ में आ गई ये बात। तो पॉजिटिव वैल्यू है तो कैसे आएगा पॉजिटिव वैल्यू, ये तभी आएगा जब इसका मान इससे अधिक होगा। समझ रहे हैं ना। अगर ये 2 हुआ, ये 4 हुआ, तो ये कितना आएगा, ये तो -2 आ जाएगा, पॉजिटिव तो आएगा नहीं। तो इसको कम से कम इससे ज़्यादा रहना पड़ेगा। अगर ये 4 है तो ये 3 हो सकता है, ठीक है। अगर ये 6 है तो वो 6 से, ये इसको 6 से कम रहना पड़ेगा। समझ में आ गई बात। तभी ये मान जो है वो पॉजिटिव आएगा, तभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, तभी जो है गैल्वेनिक सेल की बात होगी। समझ गई ये बात। तो यहाँ पर ई रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड, तो हम कह सकते हैं कि ये ई रिडक्शन पोटेंशियल जो कैथोड का है ना, ये अधिक होना चाहिए किससे, ई रिडक्शन पोटेंशियल एनोड से, ठीक है। तो मैंने कहा था आपको कि कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल अधिक होता है एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल से। मैंने ये कहा था आपको कि कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल अधिक होता है एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल से। तो वो बात आपको समझ में आ गई, क्यों अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पर इस मान को पॉजिटिव रखना है, क्योंकि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ रहे हैं। इसीलिए ई रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का अधिक होता है ई रिडक्शन पोटेंशियल एनोड से। तो समझ में आ गई ये बात। तो ये सभी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। चलिए, तो आज का ये जो टॉपिक था बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत बच्चों को ये डेल्टा जी के बारे में बहुत कुछ समझ में नहीं आता है। तो आई होप अगर ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी। गुड बाय।